दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और इलेक्शन की गतिविधियां ज़ोरों पर है भैया। सबने वोट दिया था, सबने चुनाव प्रचार में साथ दिया था सरकार का, और बड़ी उम्मीद थी कि भाई ये आएगी गवर्नमेंट तो हमारा उद्धार होगा, हमारा भला होगा। पेट्रोल तो भैया 35 रुपये में मिलने वाला था, डीजल 25 रुपये में मिलने वाला था। यहाँ पर समा मौजूद हैं जो कि काफ़ी एनालाइज करती हैं, जो इश्यूज होते हैं उस पर रिसर्च करती हैं। समा कभी हमने सोचा था कि हम इस तरह से इन हालात का सामना करेंगे, कि ऐसे हालात होंगे हमारे सामने कि पेट्रोल जो है रॉकेट हो गया हो? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं, एक्चुअली जब बीजेपी आई थी तो हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि इतने ज़्यादा मतों से जीत करके बीजेपी आई, और जितने वायदे किए थे यूपी में बीजेपी ने कि विकास होगा और महंगाई दर कम होगी, वो तो हमें देखने को कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। अभी 15 मिनट पहले, अभी से करीब 15-20 मिनट पहले राहुल गांधी का भी बयान आया जिस पर उन्होंने सीधा सीधा हमला किया है बीजेपी के ऊपर, और उन्होंने जीडीपी को नाम दे दिया गैस, पेट्रोल और डीजल। अच्छा, ये जीडीपी एक्चुअली होता है कि हम लोग तो क्योंकि भाई ज़मीन से जुड़े लोग हैं तो हमको बहुत टेक्निकल भाषा नहीं आती है। जीडीपी क्या, पहले थोड़ा सा 2 लफ्ज़ों में जीडीपी को एक्सप्लेन कर दें। जैसे हम अपने घर का हिसाब किताब जोड़ते हैं कि हमारे घर में इतनी हमारी इनकम आ रही है, इतना हमें ख़र्चा करना है, किन किन चीज़ों पे करना है, कितना हमारे इनकम में बढ़त हो रही है, कितनी हमें, अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो जो आपके घर में एक इनकम आ रही है और आप उसमें से कितना खर्चा कर रहे हैं, आपकी इनकम टाइम टू टाइम कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी घटती जा रही है, या आपके खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं, कितने घटते जा रहे हैं। उसी तरीके से जीडीपी देश का होता है, पूरे देश का। जैसे घर का हम बजट बनाते हैं और देश के लिए जीडीपी होता है। भाई मुझे एक्चुअली इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो मैंने कहा कि आप बता दें। तो जीडीपी इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इकोनॉमी में मेरा भी बहुत ज़्यादा ऑल्दो मैंने एमबीए किया हुआ है, लेकिन इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पर फिर भी जीडीपी को अगर एक सिंपलर लैंग्वेज में हम समझाना चाहें तो यही होता है कि हम जो बजट बनाते हैं और उसमें हमारी जो इनकम है उसमें से हम कितना बचा पा रहे हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना हम अपने घर को सजाने या संवारने में, जिसको कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उस पर लगा रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो चीज़ें हैं। तो जीडीपी हर कंट्री की अलग अलग होती है। हमारी जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और हिस्ट्री में पहली बार हमारी जीडीपी -23 पे गई थी। अब हमारी जीडीपी थोड़ी थोड़ी सुधरती जा रही है, और आने वाले टाइम में ये भी है कि जीडीपी शायद 7% से ऊपर बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका मतलब बीजेपी अच्छा काम करे, गिरी हुई जीडीपी को अप कर रही थी, तो वो गुड वर्क है। अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, 190 रुपये शायद पिछले, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सिलेंडर के दाम ऑलमोस्ट 190 रुपये बढ़े हैं, जो हम घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं। पेट्रोल का तो आपने बता ही दिया, डीजल का सबको पता ही है। मेरी खुद की गाड़ी सीएनजी की है, मैं सीएनजी पे चलाती हूँ। अभी मैं सीएनजी की जब लाइन में खड़ी थी तो मैंने लाइन इतनी लंबी देखी कि मैंने वहाँ से अपना रास्ता मोड़ लिया। यार ये कितनी औसम है। अच्छा, मुझे लगता है कि हम अपनी खुद की कमियों को छुपाने के लिए, क्या दूसरी कोई गवर्नमेंट होती तो क्या हमारे मुल्क की महंगाई नहीं बढ़ती है? अगर बात करें हम सेंट्रल की, तो ज़्यादातर जो राज्य किया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया, तो क्या उसके दौर में महंगाई नहीं बढ़ी? जो हम मुसलसल बीजेपी वालों पर कमेंट्स करते हैं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ऐसा क्यों बोलते रहते हैं हम लोग? ऐसा हम लोग इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि एक होता है क्रूड ऑयल का दाम। क्रूड ऑयल का दाम जब इसके पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, उसमें जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा भी था तब भी हमको वो 70 के आसपास का ही मिल रहा था। और अभी बीजेपी की सरकार में जब क्रूड ऑयल का दाम 35 तक आ गया था, तब भी हमें 100 रुपये तक का हमने देखने को मिला था कि 100 क्रॉस कर चुका था। तो एक सिस्टम होता है जिसमें कि सरकार जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तो उस टाइम पे वो थोड़ी सी बचत कर लेती है, दामों को थोड़ा सा बढ़ा के पब्लिक के लिए, ताकि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ें उस वक्त पे वो उस पैसे का यूज़ कर सके, ताकि वो 70 से ऊपर या 75 से ऊपर ना जाए। एडजस्टमेंट जैसे हम लोग करते हैं कि हम थोड़ी सी सेविंग्स कर लेते हैं कि आम जनता के ऊपर भार ना पड़े, तो हम उस सेविंग्स में से निकाल करके उस पैसे पे लगा दें कि आम जनता को उसका भार ना पड़े। ये चीज़ बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं करी? इसी तरह से गैस सिलेंडर के अगर हम दाम देखें उसमें भी बढ़ोतरी हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे सिर्फ और सिर्फ
डीज़ल और पेट्रोल ख़रीदने वाले जो हम लोग हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। यानी कि डीज़ल से आप ये समझ लीजिए पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रक्स चलते हैं, तो उसमें जितना अनाज आ रहा है आपका या फिर आपकी सब्जियां आ रही हैं दूसरे प्रदेशों से, जो दूसरे प्रदेशों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक होता है डायरेक्ट पे करना, जो ट्रक वाला है वो डायरेक्ट पे कर रहा है और हम लोग इनडायरेक्ट पे कर रहे हैं। जो आपदा, जो पैंडेमिक की जो प्रॉब्लम थी, ये किसी गवर्नमेंट ने तो नहीं फेस की, तो बीजेपी के साथ कुछ हमारा नर्म रवैया तो होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बहुत से काम किया, उन्होंने नोटबंदी कराई, ठीक है, उन्होंने कितने बड़े काम किए, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में मोदी जी ने इंडिया को बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया, विदेश घूम घूम कर इंडिया को बिल्कुल हर जगह पहुंचा दिया। लोग जो लोग इंडिया नहीं जानते तो वो भी जानने लगे मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने इंडिया का नाम ऊंचा किया, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कोविड का, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि कोविड से ऑलमोस्ट सारे कंट्री के लोग उबर चुके हैं। और कोविड की वजह से हाँ जितना नुकसान हुआ है, बांग्लादेश जैसी एक छोटी सी कंट्री, आपने जीडीपी की बात करी थी, तो एक और वर्ड होता है पर कैपिटा इनकम, तो बांग्लादेश जैसी छोटी सी कंट्री की भी पर कैपिटा इनकम आज इंडिया से ज़्यादा हो चुकी है। क्या उन्होंने कोविड को नहीं सामना किया? क्या उन्होंने कोविड नहीं झेला? पूरी दुनिया ने कोविड झेला, लेकिन जितना ज़्यादा स्तर। और दूसरी चीज़, हम पाकिस्तान से कभी कभी अपना मुकाबला करते हैं। गरीबी, जो भुखमरी की जो बात करें अगर हम, तो उस लिस्ट में भी इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे आता है। मैं इस टाइम कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रही हूँ या मैं किसी भी और गवर्नमेंट की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं एक फैक्ट बेसिस आपको बता रही हूँ। जब तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं और उनको पता था कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। आज की डेट में हमें यही नहीं समझ में आता कि हम किस पे निर्भर करें। को नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अगर हमारी कुछ शिकायतें हैं, अगर हमारे कुछ सवाल हैं, तो हम किससे करें? क्योंकि 7 सालों के ड्यूरेशन में हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उन्होंने मन की बात करी है। और जिससे भी हम सवाल करते हैं, आजकल के न्यूज़ चैनल्स पे भी हम देखते हैं डिबेट्स की जगह लड़ाइयाँ होती हैं। तो एक संवाद होना चाहिए, एक बातचीत होना चाहिए और बातचीत करके इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जिसको झेलना पड़ रहा है वो है आम जनता। मैं जनता की ही बात करता हूँ, जनता के द्वार पे ही जाके बात करूँगा। और इस तरह के कुछ और भी इवेंट हम लेकर आएंगे, समा के साथ आएंगे, हमारे साथ और भी मेंबर्स हैं जो ऑन कैमरा और बिहाइंड कैमरा आपके सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन आखिरी सवाल मैं समा से करना चाहूँगा कि समा, ये 2022 का इलेक्शन करीब है, यूपी की राजनीति गर्म है और ये पेंडेमिक के हालात हैं, ये इलेक्शन किधर जाता हुआ नज़र आ रहा है? थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, पिछली बार का इलेक्शन जो इन्होंने जीता था वो राम मंदिर के नाम पे ही जीता था, जो कि अच्छी बात है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवा दिया। बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई कि इसमें थोड़े बहुत आप वर्ड अगर घपला यूज़ करना चाहें तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा, क्योंकि उसमें भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया था जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया था उसके बारे में। लेकिन राम मंदिर के नाम पे इलेक्शन जीतना और विकास के नाम पे इलेक्शन जीतना और विकास के नाम पे हम आज की डेट में क्या देख रहे हैं ये तो किसी से भी नहीं छुपा है। विकास के नाम पे हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, रोड्स की हालत क्या है, यहाँ पर गरीबी रेखा कितनी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है। जो लोग मिडिल क्लास में आया करते थे एक टाइम पे, वो आज गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। और ख़ास करके अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी से लोग बाहर जाया करते थे रोज़गार तलाश करने के लिए, अब वो वापस अपने गाँवों में आ रहे हैं अपना रोज़गार का इंतज़ाम करने के लिए। जो उनके गांव देहात हैं जहां पर वो खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने फिर से वही करना शुरू कर दिया है। जो कि मज़दूर हैं, छोटे क्लास के लोग, छोटे तबके के लोग हैं, छोटा क्लास मैंने बोला उसके लिए सॉरी, छोटे तबके के लोग हैं जो कि रोज़मर्रा की मज़दूरी करते हैं। हमने ये भी मंज़र देखा था कि एक टाइम पे उनको पैदल चल चल के आना पड़ा था एक शहर से दूसरे शहर तक के, तो वो लोग वापस आकर के यहाँ पे अपना जो उनका बना बनाया खेती बाड़ी का काम है वो कर रहे हैं, उनकी नौकरियाँ गई। नॉट जस्ट दैट,
कॉरपोरेट में भी बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। और मेरे ही कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एमबीए करा हुआ है, जिनको अच्छी खासी सैलरीज मिली थी, उनकी 70% कट होकर के एक टाइम पे सैलरी आ रही थी और ऑलमोस्ट 40% लोगों की नौकरियां तो चली ही गई थी। समा, आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली और ये 22 का इलेक्शन करीब है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जब यूपी का इलेक्शन है और कुछ समा और भी कहना चाहेंगी, जी बताइए प्लीज़। बस एक उम्मीद मैं रखती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए, मैंने बीजेपी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, बीजेपी के पहले भी जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया यूपी में। हाँ, जो अखिलेश यादव जी के टाइम पे लास्ट के 2 साल बचे थे, उन्होंने उसमें मेट्रो बनवाई, उसमें उन्होंने आईटी सिटी का एक पूरा सपना दिखाया और आईटी सिटी में HCL भी आया, जो कि SEZ है, सोशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें कि और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग भी यहाँ पे तैयार होकर खड़ी हो गई थी। आईटी सिटी, स्मार्ट सिटी, इन सब का जो सपना हम लखनऊ वालों ने या फिर हम यूपी वालों ने देख के रखा था, वो कब पूरा होगा, इसका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है यूपी इलेक्शंस के टाइम पे कि इसको कौन करवाएगा और कैसे करवाएगा। अखिलेश यादव ने जो लास्ट के 2 सालों में काम किया, उन्होंने मेट्रो बनवाया, उन्होंने आईटी सिटी का इनॉग्रेशन किया, एक तरह से उन्होंने शुरुआत करवाई और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि आईटी सिटी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी और लखनऊ एक तरह से गुड़गांव की तरह बन जाएगा और हमें यहाँ से लोगों को गुड़गांव या मुंबई या नोएडा नहीं जाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर ही जो जिनके पास एजुकेशन है अच्छी, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर ही अच्छा मौका मिल जाएगा नौकरियाँ करने का। तो ये सपना कब पूरा होगा और कौन सी गवर्नमेंट करेगी, इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा यूपी के लोगों को। बहुत से इंतज़ार हैं यूपी के लोगों को कि क्या होगा, अगली गवर्नमेंट कौन बनाएगा और जो बनाएगा वो हमारे जैसे लोगों के लिए, समाज जैसे लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो डेली हैंड टू माउथ हैं, ठेला लगाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं या छोटे काम करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इंसान को करना पड़ता है। तो देखते हैं और हम अपने व्यूवर्स से यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। इस तरह के मज़ेदार और साथ साथ इंफॉर्मेटिव खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी खबर का मूड बड़ा लाइट होगा ताकि आम लोगों की बात आम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।